हेलो गाइस, आई रोहंगे वेलकम्स यू। सो गाइस, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम अपने अगत तंत्र जो कि हमारे बीएमएस तृतीय ईयर का जो सब्जेक्ट है उसमें एक हमारा टॉपिक है अर्क विषाक्तता। तो अर्क विषाक्तता को आज हम पढ़ेंगे, क्या क्या उसके अंतर्गत लक्षण हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उससे पहले उसके पर्याय देखिए बेसिक इंट्रो में। अलर्क, मंदार और प्रतापस, इसके जो हैं पर्याय बताए गए हैं। अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक कैसे कैसे कर देखते हैं इसको। नोट्स में आप देख पा रहे हैं अर्क, तो इसको जो इसका साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल जो इसका नाम है वो है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और इसको इंग्लिश में मदार कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसका पॉइजन टाइप की बात अगर हम करें तो देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये स्थावर वानस्पतिक विष है हमारा, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन है हमारा। इसके पश्चात अगर हम इसकी भेदों की बात करें तो देखिए आचार्यों के अनुसार अलग अलग भेद बताए गए हैं। ये पीजी पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सुश्रुत ने जो बताए हैं दो भेद, तीनों जो हमारे सुश्रुत है भाव प्रकाश धन्वंतरि निघंटु है, इन्होंने सभी ने दो दो बताए हैं। केवल राज निघंटु ने चार बताए हैं। तो देखते हैं सुश्रुत ने अर्क और अलर्क बताया है। जैसे जैसे कि अर्थ और निरर्थ होता है, अनर्थ होता है, ऐसे ही आप इसको याद कर सकते हैं, अर्थ और अनर्थ, अर्क और अलर्क। ठीक है, अब भाव प्रकाश में देखिए भाव प्रकाश जो है वो लास्ट में शाह आ रहा है वहाँ पर, तो शाह से आपको श्वेत ले लेना है। श्वेत अगर जहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर कुछ कलरफुल चीज़ लेकर आनी है तो रक्त आ जाएगा। फिर धन्वंतरी निघंटु जो है, तो धन्वंतरी निघंटु में भगवान धन्वंतरी कहते हैं, हम अर्क को ही मानते हैं, उन्होंने अर्क माना, और ये किसको राजा मानते हैं सभी विषयों का, तो राजार्क, राजार्क बोल दिया इन्होंने उसको। ठीक है, राज निघंटु ने कहा हम धन्वंतरी निघंटु का भी समर्थन करते हैं, परंतु अपने लिए हम दो नाम और देंगे, तो उन्होंने शुक्लार्क और श्वेत मंदारक, ये इसके दो नाम बताए हैं। तो इस प्रकार जो इसका बेसिक है वो कवर होता है। अब आइए आगे देखते हैं टॉक्सिक पार्ट की बात अगर हम करें तो दो प्रकार के होते हैं, एंटायर और मिल्की जूस। तो एंटायर में जो बताया गया है इसकी लीव्स और स्टेम अगर क्रश कर दी जाती हैं और किसी चीज़ से किसी प्रकार खा ली जाती है क्रश करने के बाद, तो विषाक्तता का कारण होगी। और इसका मिल्की जूस जिससे क्षीर श्रावण होता है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब देखिए मिल्की जूस के कुछ इन्होंने सिम्टम्स बताए हैं इसमें। वाइट इन कलर होता है, पंजेंट इन टेस्ट यानी कषाय, एसिडिक इन नेचर अम्लीय होता है। इसके बाद एक्टिव प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो देखिए एंटायर पार्ट जो हमारा होता है उसमें क्या होता है, उस्चेरिन, कैलोटॉक्सिन और कैलोट्रोपिन। तो उस कैलोट्रोपिन को आप याद कर सकते हैं यहाँ पर, उस कैलोट्रोपिन, तो उससे उस्चेरिन, और कैलो से कैलोटॉक्सिन, और कैलोट्रोपिन से कैलोट्रोपिन, क्योंकि इसका नाम जो बोटेनिकल नेम है वो आपको पता ही है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है। तो कैलोट्रोपिन और कैलोटॉक्सिन आप बेसिकली याद कर सकते हैं, और उस्चिन से उससे आप क्या कर सकते हैं, उस्चरिन याद कर सकते हैं। तो ये इंटायर पार्ट के इसके जो टॉक्सिक एक्टिव प्रिंसिपल है वो याद हो जाता है। उसके बाद अगर मिल्की जूस की बात करें तो हाईली टॉक्सिक जो हमारा होता है जिजेंटिन होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, एक इसमें वैरायटी बताई गई है जिजेंटिन करके इसकी। तो ये मिल्की जूस में जो इसका टॉक्सिक एक्टिव प्रिंसिपल है वो जिजेंटिन है। उसके बाद बेसिक रसपंचक जो होते हैं उसमें चार चीज़ों की बात करेंगे हम। गुण, रस, वीर्य, विपाक, कर्म तो इसके आगे देखेंगे ही क्या क्या दिखाता है ये अपने कर्म। तो गुण में देखिए लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण होता है, वीर्य में उष्ण होगा, रस में कटु और तिक्त होगा, विपाक में कटु होता है। ठीक है, अब इसकी प्रयोज्य मात्रा की बात करें तो देखिए मूल त्वक चूर्ण, जो भी हमारे स्थावर विषय में प्रयोज्य मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी के बेस पर फैटल डोज और फैटल पीरियड निर्धारित होते हैं। तो देखिए मूल त्वक चूर्ण की अगर बात करें तो आधा से 1 ग्राम, क्षीर अगर है तो 1/4 से लेकर 3/4 ग्राम, पुष्प अगर है तो 1 से लेकर 3 ग्राम अगर आप लेते हैं तो ये इसकी प्रयोज्य मात्रा है, उत्तम मात्रा है। इसके बाद मोड ऑफ एक्शन की अगर इसकी बात करें तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखिए पित्त विकृति को उत्पन्न करता है ये, इसके जो भी इसके गुण हैं उसके आधार पर, गुण रस के आधार पर। उसके बाद ये शौफ व पाक करता है। शौफ और पाक ये मुख्यतः वही करेगा जिस रीजन से इसको, जैसे मुख से लिया जाता है इसको, तो मुख से जब भी आप इसको सेवन करेंगे तो वहाँ पर शौफ और पाक की उत्पत्ति करेगा, अतिसार करेगा क्योंकि तीव्र विरेचक होता है ये। उसके बाद अगर मॉडर्न की बात करें तो इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, और जो करता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पे करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे इरिटेशन करेगा और इन्फ्लामेशन करेगा ये। तो इस प्रकार इसकी बेसिक चीज़ हमने देखी। अब देखते हैं इसका फैटल पीरियड और फैटल डोज क्या रहेंगे। देखिए फैटल पीरियड इसका अनसर्टेन बताया गया है, पर कुछ कहते हैं कि इसका फैटल पीरियड 1 से 8 घंटे का होता है, जो कि 12 घंटे तक 12 घंटे तक भी हो सकता है। और जो इसका फैटल डोज है वो अनसर्टेन बताया गया है। फैटल डोज को आप लेना चाहें तो जो प्रयोज्य मात्रा है अगर उससे ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा तो वही फैटल डोज होती है बेसिकली, पर अनसर्टेन बताई है आचार्यों ने, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब क्लिनिकल फीचर्स की अगर इसमें बात करें, अगर आपने इसको ओरली इंजेस्ट किया है तो क्या होंगे, तो बर्निंग सेंसेशन होंगे, कहाँ पर, आपके माउथ, थ्रोट,
चेस्ट और जीआईटी जो आपका है वहाँ पर आपको बर्निंग सेंसेशंस फील हो सकते हैं। स्टोमेटाइटिस हो सकता है विद डिस्फीजिया, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव सलाइवेशन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, वाटरी परगेशन हो सकता है विद ब्लड एंड म्यूकस, ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया हो सकता है। ओलिगोयूरिया इट मीन कि जो हमारा मूत्र है उसका कम आना, या फिर एनीयूरिया मूत्र स्राव ना ही होना, मूत्र त्याग ना होना, ठीक है। अब अगर सेरिब्रल, अगर सीएनएस पे बात करते हैं क्या इफेक्ट करेगा ये, तो डायलाइटेड पिपल्स होगी, जिसे माइड्राइसिस भी बोला जाता है, इसमें पिपल्स जो है डायलाइटेड रह जाती हैं। उसके बाद टाइटेनिक कन्वल्जन्स होते हैं इसके अंतर्गत। इसके बाद अगर स्किन की बात करें तो रेडिश इरप्शन विद इचिंग होता है, आइज़ में कंजक्टाइविटीज़ और इम्पेयर विज़न आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आइए अभी इसी क्रम में मैनेजमेंट की अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले रिससिटेशन आपको कराना है। रिससिटेशन में आपको हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन अगर है तो वहाँ पर डोपामिन का इंजेक्शन देना है डीएनएस में डालकर, ठीक है। 5 माइक्रोग्राम कुछ इसकी डोज बताई गई है। उसके बाद रिमूवल ऑफ एन एब्जॉर्ब्ड पॉइजन आपको कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसमें आपको सद्य वमन यानी कि तत्कालिक वमन कराना है तुरंत। यष्टि मधु फांट लवण जल का अखंड पान करा देंगे आप उसको। अखंड पान का मतलब होता है कंठ तक पानी का भर जाना, ऐसा फील हो उसको कि मेरा गले तक भर गया, होता है ना ज्ञाति हो गई, तो वहाँ तक उसको पानी पिलाना है आपको इन चीज़ों का मिलाकर, तो उससे उसका वमन कराना है। उसके बाद KMNO4 सॉल्यूशन से आप उसका स्टमक वॉश कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक बताया गया है। एंटीडोट की अगर बात करें तो देखिए, गोघृत और गोदुग्ध सामान्य बताई गई हैं एंटीडोट। इसके पश्चात अगर बात करें तो स्वर्ण गैरिक को आप जल में मिला कर दें तो स्पेसिफिक एंटीडोट हो जाती हैं, या फिर नीली स्वरस दे सकते हैं आप वहाँ पर। इसके बाद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको करना होगा। अगर सिम्टम्स आपको वहाँ दिख रहे हैं, बर्निंग अगर दिख रही है तो वहाँ पर बर्निंग मतलब दाह अगर वहाँ पर है तो धान्यक हिम देना है आपको। उसके बाद अगर कॉलिक पेन यानी उदरशूल आपको वहाँ पर दिख रहा है तो कोलकार्मिन सिरप आता है वो देना है। डिहाइड्रेशन की कंडीशन में षडंग पानी, शीत स्रित या फिर रिंगर लैक्टेट का जो सॉल्यूशन होता है रिंगर लैक्टेट वो आपको देना है। IV ड्रिप आप उसकी वहाँ चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार इसका मैनेजमेंट यहाँ पर हमने कवर किया पूरा का पूरा। अब देखिए हम बात करते हैं आगे पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या रहेंगी इसमें। तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में देखिए एक्सटर्नल आपको क्या मिलेगा, इरप्शन मिलेगा विद इन्फ्लेम्ड वेसिकल्स ड्यू टू मिल्की जूस कॉन्टैक्ट टू द स्किन, मतलब जो उसका मिल्की जूस है वही हमने बताया था हाईली टॉक्सिक होता है, अगर वो स्किन से आपको टच होता है तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इरप्शन मिल सकता है। उसके बाद अगर इंटरनली बात करें तो सब म्यूकस हेमरेज मिल सकता है, इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन विद इरोजन मिल सकता है वहाँ पर आपको, ठीक है। जूस में बी फाउंड इन स्टमक, तो जो मतलब अगर इंटरनली उसको यूज़ किया जाता है होमिसाइडल पर्पस से तो वहाँ पर आपको स्टमक में उस जो लेगा उस विष का सेवन करेगा उसमें आपको जूस मिल सकता है, उसका छीर मिल सकता है स्टमक के अंदर। इसके बाद मेडिको लीगल केस में अगर देखा जाए तो एक्सीडेंटल तो इसके लिए नहीं मिलते, सुसाइडल भी नहीं मिलते लगभग, होमिसाइडल मिलते हैं बच्चों में। बच्चे इसके जो जूस है उसे खेलते खेलते टाइम पर पी लेते हैं, तो पीने के साथ वो क्या करते हैं वहाँ पर पॉइजनिंग दिखा सकते हैं, अर्क विषाक्तता को दिखा सकते हैं। क्रिमिनल एबॉर्शन में इसका जो मिल्की जूस है उसमें क्या करते हैं, मिल्की जूस में कॉटन गोज को भिगोकर डुबोकर अच्छी तरीके से वेजाइना में उसको इंसर्ट कर देते हैं एज लाइक अ सपोजिटरी, और वो क्या करा सकता है, वो वहाँ पर एबॉर्शन करा, एक्सपल्शन ऑफ फीटस करा देता है, तो वो क्रिमिनल एबॉर्शन के अंतर्गत आता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। तो इस प्रकार इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट जो है वो कवर होते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज।